अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसकी तारीख लाखों साल पुरानी है। ये मुल्क हजारों अंबिया इकराम का वतन रहा। इस मुल्क में मुसलमानों के इंतहाई मुकद्दस तरीन मकामात मौजूद हैं। इस मुल्क का शुमार दुनिया के 10 बड़े तेल और गैस के ज़खायर रखने वाले ममालिक में होता है, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शामिल है। इस मुल्क को मुस्लिम दुनिया का बदकिस्मत तरीन मुल्क समझा जाता है। दोस्तों, इस अरब मुल्क की औरतें दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतों में शुमार होती हैं। इसी मुल्क में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का रोज़ा मुबारक मौजूद है। ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने इस मुल्क में लाशों के ढेर लगा दिए, इस खूबसूरत मुल्क को खंडरात में बदल दिया। आज से कुछ दिहाइयां पहले इस मुल्क की करेंसी दुनिया की मजबूत तरीन करेंसियों में शामिल थी। ये मशरक़ वुस्ता का एक खूबसूरत मुल्क था जो अमेरिका के मज़ाइलों की नजर हो गया। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं अजीम बहादुर इंसान सद्दाम हुसैन के मुल्क इराक की, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक या जमहूरिया इराक है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मुल्क के तमाम दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ के साथ साथ इस मुल्क की मुकम्मल तारीख से भी आगाह करेंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, इराक एक ज़मीन बंद मुल्क है। इस मुल्क की सरहदों की बात की जाए तो इसके शुमाल में तुर्की, मशरक में ईरान, जनूब मशरक में खलीज फारस, कुवैत, जनूब में सऊदी अरब और जनूब मगरब में उर्दन और मगरब की तरफ शाम वाक़ है। दोस्तों, अगर इस अरब मुल्क के रकबे की बात की जाए तो इराक कुल 4,48,201 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इराक अपने रकबे के लिहाज से दुनिया का 99वां सबसे ज्यादा रकबा रखने वाला मुल्क है। इस मुल्क को किसी भी तरफ से समुंदर नहीं लगता, लेकिन इराक के इलाके जुबैर में एक छोटी सी साहिली पट्टी मौजूद है जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। इस मुल्क के सिर्फ 4% रकबे पर ही पानी मौजूद है। आपको एक और दिलचस्प बात से आगाह कर दें, इराक में ही दुनिया का पहला पहिया बनाया गया जो कि लकड़ी से तैयार किया गया। दुनिया में टाइम जोन भी मुतारफ करवाने वाला मुल्क भी इराक है, जिसने बताया कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में 3,74,80,722 अफराद रहायश पजीर हैं, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 36वां सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। मुल्क की आबादी में कुल 81% लोग अरब नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, 15% कुर्दिश लोग, जबकि दूसरी कई नस्लों और कौमों के लोग भी आबाद हैं। इराक एक मुस्लिम मुल्क है जिसकी तकरीबन 96% आबादी इस्लाम मजहब को मानती है, जिनमें तकरीबन 62% आबादी शिया मुस्लिम, 31% सुन्नी मुस्लिम फिरके पर अमल करती है, 1% हिंदू और बुद्ध मत और 2.1% के करीब मुल्क में ईसाई मजहब के लोग भी आबाद हैं। एक इस्लामी मुल्क होने की वजह से इराक में इस्लामी कानून नाफज हैं। मुल्क में शराब पर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी मुल्क में हजारों की तादाद में शराब खाने मौजूद हैं। दोस्तों, बगदाद शहर इराक का सबसे कदीम और एक अजीम शहर है। बगदाद शहर मुल्क का दारुल हुकूमत होने का भी इजाज़ रखता है। मिस्र के शहर काहिरा के बाद बगदाद अरब दुनिया का दूसरा कदीम तरीन शहर है। दोस्तों, ये शहर दरियाए दजला के किनारे पर वाक़ है। 650 ईस्वी में बगदाद शहर को अब्बासी सल्तनत का दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। उस दौर में ये दुनिया का एक जदीद सकाफती और तजारती मरकज बन गया। इसके अलावा ये शहर पूरी दुनिया का एक अहम तालीमी मरकज भी था। इस शहर में मशहूर हस्ती हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मौजूद है, जिन्होंने इस्लाम मजहब को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। वलीउल्लाह या औलिया इकराम में इनका मुकाम सबसे बुलंद माना जाता है। इस शहर में मौजूद इराक मस्जिद शहर की अजीम और एक खूबसूरत मस्जिद है।
اس کے علاوہ بغداد میں موجود میوزیم جسے بغداد میوزیم کہا جاتا ہے، اس میوزیم میں عراق کی تہذیب و ثقافت سے وابستہ لاکھوں سال قدیم اشیاء موجود ہے۔ بغداد شہر کل 680 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس شہر میں 83,91,620 افراد رہائش پذیر ہیں۔ اگر اس ملک کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہاں سے ملنے والے آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے آج سے لاکھوں سال پہلے اس جگہ انسانی آبادکاری کا عمل شروع ہوا۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ عراق مشرق وسطی کا سب سے قدیم ترین ملک ہے۔ اس جگہ سب سے پہلے آباد ہونے والے سیمنی نسل کے لوگ تھے۔ دوستو، جو دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے کنارے آ کر آباد ہوئے، اس دور کی باقیات سے کچھ چیزیں ایسی بھی ملی ہیں جن پر ہندوستانی جانوروں کی تصویریں موجود ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا تعلق ایشیا سے بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہڑپا کے قبرستان سے ملنے والے آثار قدیمہ اور عراق سے ملنے والے آثار قدیمہ سے کافی مشابہت رکھتے ہیں۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا تعلق بھی اسی ملک سے تھا، جبکہ کئی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی عراق کے شہر کرنا کو اپنا وطن بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی ملک میں پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ بہت سے انبیاء اکرام کی سرزمین ہے دوستو، جن میں حضرت یونس علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت عزیز علیہ السلام، حضرت ہونین علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام شامل ہے۔ یہ علاقہ بابل ساسانی، اکادی اور کلدانی کی تہذیبوں کا مرکز رہا ہے، جو کہ آج سے 5000 قبل از مسیح میں اس دنیا میں موجود تھی۔ انہوں نے دنیا کو لکھنا سکھایا، ابتدائی ریاضیات، فلسفہ اور سائنسی علوم کے اصول متعارف کروائے۔ اکادی سلطنت لبنان تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوستو، 6 صدی قبل از مسیح میں یہ ملک سائرس اعظم کی عظیم سلطنت فارس کا حصہ بن گیا، جس کے بعد اسکندر اعظم نے اس علاقے کو فتح کر لیا، جو بعد میں 4 صدیوں تک یونانی سلطنت کے زیر حکومت رہا۔ 7ویں صدی میں ایرانی لوگوں نے عراق پر اپنی سلطنت قائم کر لی۔ دوستو، خلافت راشدہ میں عراق ساسانی سلطنت کا حصہ تھا، جسے اسلامی فتح فارس کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں اسلام کی آمد 6 صدی میں ہوئی، جب 11 ہجری 633 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے اس ملک کو فتح کیا، جس کے بعد سعد بن ابی وقاص نے عراق پر حکومت کی۔ دوستو، خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 2 شہر بصرہ اور کوفہ تعمیر کیے گئے۔ جنگ جمل کے طور پر امام علی علیہ السلام نے خلافت کو مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا۔ اموی خلافت، جو کہ اسلام کی دوسری سب سے بڑی ریاست تھی، بنو امیہ کے خاندان نے حکومت اور ریاست کا دارالحکومت کوفہ سے شام کے شہر دمشق میں منتقل کر دیا۔ اس سے ریاست کے کئی گورنر ناراض ہو گئے۔ دوستو، اسی دور میں اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ کربلا پیش آیا، جو کہ عراق کے شہر کربلا میں ہوا۔ دوستو، اس کے بعد عراق پر عباسی خلافت قائم ہو گئی۔ عباسی حکومت 656 عیسوی میں قائم ہوئی۔ اس حکومت کا خاتمہ 1258 عیسوی میں ہوا، جب منگول ہلاکو خان اور تاتاری خان نے عراق پر حملہ کیا۔ 1257 میں ہلاکو خان نے عراق پر مکمل قبضہ کر لیا، تمام منگول فوج کو عراق میں جمع کر لیا۔ اس نے اسلامی دارالحکومت کو فتح کرنے کا حکم دیا۔ منگول فوج نے بغداد شہر سمیت پورے عراق کو خاک اور لاشوں کا ڈھیر بنا دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ منگولوں نے 21 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا، لیکن مقامی عیسائی آبادی کو کسی نے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس وقت منگولوں نے بیت الحکمت کی تمام کتب کو جلا دیا، جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سائنسی، ادبی اور فنی لائبریری سمجھی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کتب خانے میں آثار قدیمہ کے انمول دستاویزات موجود تھے۔
मंगोलों के बाद जलायर ने इराक पर हुकूमत की। 1401 में शहर को दोबारा तबाह कर दिया। इस हमले में तकरीबन 20,000 लोग मारे गए। 1509 में शाह इस्माइल सफवी की क़यादत में बगदाद शहर पर कब्जा कर लिया गया। 1535 में उस्मानी सल्तनत का क़याम अमल में आया, लेकिन सफवियों ने जल्द 1624 ईस्वी में इस पर दोबारा कब्जा कर लिया। लेकिन इसी साल ये इलाका दोबारा सल्तनत उस्मानिया में दाखिल कर लिया गया। जंगे अजीम अव्वल यानी कि 1918 तक इराक उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा। 1920 ईस्वी में इराक पर बरतानिया ने कब्जा कर लिया। एक साल बाद 1921 में शाह फैसल को इराक का हुक्मरान मुकर्रर कर दिया गया। 1933 में जब शाह फैसल की मौत वाक़ई हो गई तो इनका बेटा तख्त नशीन हुआ। 1939 में शाह फैसल के जानशीन गाजी की भी मौत वाक़ई हो गई। उनके बेटे शाह फैसल दोम को इराक का हुक्मरान बना दिया गया। 1958 में जनरल अब्दुल करीम ने शाह फैसल की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, शाह फैसल को कत्ल कर दिया गया। 1961 में इराक के कर्नल अब्दुल्ला ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। 1966 ईस्वी में कर्नल अब्दुल्ला को भी कत्ल कर दिया गया। इनकी मौत के बाद कर्नल अब्दुल्ला के भाई अब्दुर्रहमान इराक के सदर मुंतखब हो गए। दोस्तों, इसके बाद 1979 में मुल्क की सदारत सद्दाम हुसैन के हाथ में आ गई। 1980 में ईरान और इराक के दरमियान जंग शुरू हो गई। 1981 में इसराइल के हथियारों ने इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में मौजूद एटमी प्लांट मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। लेकिन सद्दाम हुसैन के दौर में मुल्क में खुशहाली आना शुरू हो गई। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया, लेकिन ईरान और कुवैत दोनों से इराक को नाकामी हुई। इन जंगों में इराक को जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। साल 2000 में इराक और ईरान दोनों मुल्कों में एक मुआहिदा हुआ, जिसके बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होने लगे। 2002 में जिस जगह भी सद्दाम हुसैन की तस्वीर लगी होती उसे उतार दिया जाता। मुल्क में अबूरी हुकूमत कायम कर दी गई, जिसकी सरबराही एक अमरीकी जर्नल को दे दी गई। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को दहशतगर्द करार देकर इराक की अवाम को इसके खिलाफ करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इसको सजाए मौत दे दी गई। इराक की अवाम आज तक इस गलत फैसले की वजह से जंग में मुबतला है। आज इस मुल्क में अमेरिका तो मौजूद नहीं है, लेकिन अपने हमायती इस मुल्क में छोड़ गया। इस मुल्क में गुर्बत की शरह 68% है। दोस्तों, इस मुल्क का परचम 3 रंगों से मिलकर बना है। एक पट्टी सुर्ख और दरमियान वाली पट्टी सफेद रंग और आखिरी पट्टी स्याह रंग पर मुश्तमिल है, जबकि दरमियान वाली पट्टी पर अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की मुआइशत की बात की जाए तो इराक का सालाना GDP 515.96 बिलियन डॉलर है। इराक के लोगों की सालाना आमदनी 13,420 अमरीकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 34,72,000 रुपए के बराबर है, जबकि इंडियन करेंसी में 11 लाख रुपए के बराबर है। मुल्क की मुआइशत का ज्यादातर दारोमदार तेल पर होता है। तेल इराक की मुआइशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इराक तेल के ज़खायर रखने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन अब तक इन तेल के ज़खायरों से अमेरिका ही मुनाफा हासिल करता रहा है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को इराकी दीनार कहा जाता है। एक इराकी दीनार पाकिस्तानी करेंसी में 0.21 रुपए के बराबर है। इराक की करेंसी पाकिस्तान से कमतर समझी जाती है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 5 इराकी दिनार आ जाते हैं, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले 15 इराकी दिनार हासिल किए जा सकते हैं। इराक में बोली जाने वाली जुबान अरबी है। कुर्दी भी इस मुल्क में इस्तेमाल की जाती है। अरबी और कुर्दी दोनों जुबानों को इराक की कौमी और सरकारी जुबान होने का दर्जा हासिल है। मुल्क में ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है। इराक का बैनुल-अक़वामी फ़ोन कोड +964, जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .IQ है। इराक का तर्ज हुक्मरानी वफाकी जमहूरी है। इराक की सरहदों की लंबाई 3,810 मुरब्बा किलोमीटर है।
तुर्की के साथ 367 मुरब्बा किलोमीटर है, ईरान के साथ 1599 मुरब्बा किलोमीटर है, कुवैत के साथ 254 मुरब्बा किलोमीटर है, सऊदी अरब के साथ 811 मुरब्बा किलोमीटर है, उर्दन के साथ 178 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि शाम के साथ 598 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, इस मुल्क को सरकारी तौर पर 18 सूबों में तकसीम किया गया है। इंतजामी लिहाज से इसे 18 सूबों को 118 मुख्तलिफ अजला में तकसीम किया गया है। इस मुल्क में शादी की कम अज कम उम्र 18 साल है। इराक के लोग अपनी पुरानी रवायात को बरकरार रखे हुए हैं। मुल्क में शादियों का नज़ारा इनके आबाओ अजदाद की तहजीब व सकाफत का अक्स पेश करता है। वक्त के लिहाज से इराक पाकिस्तान से 2 घंटे जबकि इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। ये मुल्क पाकिस्तान से 2438 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। पाकिस्तान ज़मीनी रास्ते से भी इराक के साथ जुड़ा हुआ है। बकरी इराक का कौमी जानवर है, जबकि चकोर इस मुल्क का कौमी परिंदा है। गुलाब इराक का कौमी फूल होने का इजाज़ रखता है। इस मुल्क में तालीम की शरह 55% के करीब है, जबकि 65% लोग लिखना और पढ़ना जानते हैं। इस मुल्क में इस्लाम के इंतहाई मुकद्दस और इज्जत व एहतराम वाला शहर करबला मौजूद है। इस मुल्क में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई प्यारे नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ मौजूद है। इसी शहर में हजरत गाजी अब्बास का मज़ार भी मौजूद है। दोस्तों, शिया मुस्लिम फिरके के लोग हर साल लाखों की तादाद में इस शहर की जियारत करने के लिए आते हैं। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, दुनिया के 54 ममालिक के लोग पैदल इस शहर में आते हैं। पाकिस्तान से भी हर साल लाखों लोग बसों के जरिए इन पाक हस्तियों के मज़ारात की जियारत के लिए जाते हैं। करबला शहर कुल 43 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस शहर में 12 लाख के करीब लोग रहाइश पजीर हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।